Today we will discuss the remaining part of chapter Development, class 10th Economics. So let's we start today's class. We start from the heading Public Facilities. Students, all of you know, money in our pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live bill. आपके जेब में पैसा है तो भी आप वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं जो कि अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप अपने शहर के रोड पर हैं, अगर रोड में गड्ढे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप उन गड्ढों से नहीं जा सकते हैं। मीन्स आपको उस रास्ते से जाना ही पड़ेगा। अगर उस सिटी में पॉल्यूशन है बेटा तो पॉल्यूशन आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। सो वी फोकस द हेडिंग पब्लिक फैसिलिटी। These are the services provided by the government to its citizens. Some of the important public facilities include infrastructure, sanitation, public transport, health care, water, etc. देखिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं बेटा जिनको गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड कराती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप देख रहे होंगे इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने दिखाया है। ये है सैनिटेशन फैसिलिटी, ये आप देख रहे हैं हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो दीज आर द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स। ऑल दीज फैसिलिटीज इज नोन एज अ पब्लिक फैसिलिटीज। नॉर्मली अगर हम देखें तो हम अपने पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं। अगर हमारे शहर में पॉल्यूशन है तो हमें उसे फेस करना ही होगा। मेडिसिन्स यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स हैव। दूसरी बात, पैसे से आप बीमारियों से नहीं बच सकते हैं, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, बट अगर बीमारी लगना है तो लगेगी ही आपको। तो आप अच्छा इन्वायरमेंट नहीं परचेज़ कर सकते हो, अच्छी हवा या अच्छा लोकेशन आपको नहीं मिल सकता है पैसे से। ये सब करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको अपनी पूरी लोकेलिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वो सारी चीज़ें आप जो चाहते हैं वो मिलेंगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो सुविधाएं हम कलेक्टिवली सबको प्रोवाइड कराते हैं तो कहीं ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है ना। और वो सबसे चीपेस्ट भी मीडियम होता है। जैसे हम हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कराने से अच्छा ये है कि हम अपनी पूरी सोसाइटी को ही सेफ्टी प्रोवाइड कराएं, तो ज़्यादा बेस्ट वे होगा हम सभी के लिए। और अगर ये तुम्हारे लोकेलिटी में तुम्हारे अलावा कोई और पढ़ने में इंटरेस्ट न रखता हो तब आप क्या करेंगे? वुड यू एबल टू स्टडी? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल्स एल्सवेयर। तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजते हैं। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रंस आल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल्स बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव अ चांस टू स्टडी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि और भी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरी बात, लोगों की ये डिमांड भी है कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में बेटा यही बताया गया है कि हर व्यक्ति के लिए कोई एक सुविधा पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन अगर वो सुविधा ग्रुप में पहुंचाई जाए तो शायद बहुत ही आसान होती है और सबके लिए अफोर्डेबल भी हो जाएगी। जैसे हर घर में गार्ड रखना मुश्किल बात है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पूरी लोकेलिटी के लिए गार्ड लगा दिया जाए तो क्या होगा कि पूरी लोकेलिटी आपकी सेफ रहेगी। या 4-5 गार्ड मिलकर लगा दिए जाएं तो सस्ता भी पड़ेगा और सबसे बेस्ट होगा। जैसे हम हर घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पूरी लोकेलिटी मिलकर के पेड़ लगाएं तो हमारा पूरा इलाका क्या होगा बेटा, हरा भरा होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा।
तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हम जो भी वर्क करें वो अगर कलेक्टिवली करते हैं हम, तो शायद वो सस्ता भी होता है और सब लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें होता है। यही रीज़न है कि केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि केरला में बेसिक एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटी बेसिक है, जिससे वहाँ पर सभी लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं बेटा, और सबको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दिलाई जा रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, जिसके थ्रू हम राशन बांटते हैं लोगों में, और जिससे हेल्थ और न्यूट्रिशंस वहाँ पर सभी लोगों का बेस्ट है। तो अभी आपने देखा था महाराष्ट्र, केरला और बिहार में, तो इनकम में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, लेकिन अगर देखा जाए हर एरिया में तो केरला सबसे बेस्ट है। Students, most important point for you, BMI. Let's be discuss what is the BMI. BMI is known as the body mass index. ये सबसे बेस्ट मीडियम होता है किसी भी व्यक्ति को पता लगाने के लिए कि वो स्वस्थ है या कुपोषण तो नहीं है, या कहीं उसका वेट ओवर वेट तो नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको उसका वेट लेना है आपको केजी में कि उसका वेट कितना है, और उसकी हाइट लेनी है आपको मीटर में, और फिर डिवाइड कर देना है। मीन्स उसका वेट केजी जो होगा वो ऊपर होगा, उसकी हाइट मीटर में होगी वो नीचे होगी। जब उससे हम डिवाइड करेंगे, अब अगर उस व्यक्ति का जो भी निकलता है रेशियो, अगर वो 18.5 से कम है, तब वो व्यक्ति माना जाएगा अंडर न्यूट्रिशन। मीन्स उसमें कुपोषण है, अर्थात वो दुबला पतला है, या उसमें खाने की या पौष्टिक चीज़ों की कमी है। वहीं पर अगर ये जो BMI निकला ये 25 से ज़्यादा हो रहा है, उसका BMI बेटा 25 से ज़्यादा हो रहा है, तो समझो कि बेटा वो क्या है, ओवरवेट है। मीन्स अगर 18.5 से कम है तो वो अंडर न्यूट्रिशन है, और 25 से अगर वो ज़्यादा है या इतना है उससे ज़्यादा है तो ओवरवेट है। तो होगा क्या कि फिर अगर इसके बीच में है तो वो नॉर्मल कंडीशन उसकी कही जाएगी। तो बेटा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि BMI क्या है। कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, और निकालने के लिए भी दे देते हैं क्वेश्चन बना करके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. Human Development Report published by the UNDP, United Nations Development Programme, compare country on the based on the education levels of the pupils, their health status, per capita income. तो किन किन चीज़ों को शामिल करता है UNDP बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में? वो शामिल करता है कि वहाँ के एजुकेशन लेवल क्या है, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ स्टेटस कैसा है वहाँ का, और पर कैपिटा इनकम कैसी है। तो इतनी चीज़ों को वो कंपेयर करके फिर बताते हैं कि किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. Sustainability of development means using resource wisely without damaging the environment and keeping in mind the need of future generation. देखिए, रिसोर्सेज का यूज़ करना है केयरफुल मैनर में, जिससे कि वो बचे रहे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। सपोज कीजिए आज हमारे पास पेट्रोलियम है बेटा, तो उसका हमें इस तरीके से यूज करना है कि वो आज भी हमारे लिए काम में आए और हमारे फ्यूचर के लिए बचा भी रहे। तो इसके लिए हमें इसका अल्टरनेट खोजना पड़ेगा, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। इनका यूज करके हम पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. 20वीं शताब्दी में हमारे साइंटिस्ट ने हमको इस बात के लिए चेता दिया था या वार्निंग दे दी थी कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज अपने रिसोर्सेज को, ये सस्टेनेबल मैनर में नहीं है। अगर हम नहीं सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को ये भी नहीं पता चलेगा कि शायद कभी पेट्रोल पंप थी या कोयला क्या होता है। बस ये लेबोरेटरी में रखा रहेगा, बस थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर.
तो सस्टेनेबिलिटी वो एरिया है जिसमें हमारे साइंटिस्ट, फिलोसफर हों, इकोनॉमिस्ट हों या सोशल सर्विस वाले जो व्यक्ति हमारे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये सब मिल करके हमारे देश को डेवलप करते हैं। मीन्स कुल मिलाकर कहने का मतलब यही हुआ बेटा कि हमें अपने रिसोर्सेज को केयरफुल मैनर में यूज करना है। लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो हमारे पसंद आएंगे। बेटा प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू क्लास।